नजर आए। दरअसल हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया और स्टालिन सरकार को सीधे तौर पर फटकार भी लगाई गई और कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर फैसला ना लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला है कार्तिकेय दीपम को लेकर के। कार्तिकेय दीपम को लेकर लंबे समय से सियासी पारा चढ़ा हुआ था और अब इस पूरे विवाद के बीच में मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य की एमके स्टालिन सरकार को तगड़ा झटका दे दिया। कोर्ट ने स्टालिन सरकार को स्पष्ट और साफ तौर पर कहा है कि सरकार का प्राथमिक कर्तव्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है और उसके फैसलों में किसी भी प्रकार की राजनीतिक मंशा नहीं झलकनी चाहिए। दरअसल इस पूरे विवाद को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के सिंगल जज के आदेश को बरकरार रखा गया। हाईकोर्ट के जस्टिस जी जयचंदन और के रामकृष्णन के 2 जजों की बेंच ने कहा कि दीपक जलाने के विवाद को बेवजह ही राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कोर्ट का फैसला, जलता रहेगा दीप। तो जी हां, कोर्ट की तरफ से ये फैसला इस वक्त सामने आ चुका है। स्टालिन सरकार को मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ये झटका और साथ ही फटकार भी लगी है। आपको बता दें कि कार्तिकेय दीपम विवाद पर ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से, मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से ये सुनाया गया है और इसमें सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखा गया है। सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था उसी को बरकरार रखते हुए और दीप जलाने की जो परंपरा सदियों पुरानी है उसी को चालू रखने की बात कही गई है कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही सुनवाई में राज्य सरकार को लताड़ लगाते हुए भी कोर्ट नजर आई और सीधे तौर पर कोर्ट ने स्टालिन सरकार को नसीहत भी दे डाली इस बीच और कहा कि सरकार जो है वो अपने फैसले राजनीतिक आधार पर बिल्कुल ना ले। दीपथूम देवस्थानम की जो संपत्ति के अंतर्गत है और किसी भी विवाद को सुलझाते समय निष्पक्षता जरूरी है, जिसको लेकर अभी हाल ही में पीयूष गोयल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एमके स्टालिन सरकार जो है वो किस तरीके से हिंदू विरोधी बयान देती है, सनातन विरोधी बयान देती है। मुख्यमंत्री खुद और उनके बेटे किस तरीके से एंटी हिंदू बयान देते हैं उसका जिक्र उन्होंने किया। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसको लेकर पीयूष गोयल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला है। एक नजर फटाफट से इस पूरे मामले पर डालते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। दरअसल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो कार्तिकेय दीपम तिरुपयकुंद्रम पहाड़ी पर यह केंद्रित है, वहां पर यह स्थित है और एसएमएस सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर और सिकंदर दरगाह भी वहीं पर स्थित है जिस जगह का ये पूरा मामला है। जो पूरा विवाद है, इस विवाद की अगर हम बात करें तो विवाद की मुख्य वजह है कि स्तंभ पर कार्तिकेय दीपम जलाना, जो दीप वहां पर जलाया जाता है पर्व के दौरान, जो कि वहां पर जो दरगाह मौजूद है उस दरगाह से सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसको लेकर के कई तरीके के सवाल भी खड़े किए गए और हिंदुत्व संगठनों से ने इजाजत मांगी कि वहां पर हमें दीप जलाने दिया जाए क्योंकि सदियों पुरानी परंपरा है और इसको लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने 2025 में अनुमति भी दे दी थी, जिसके बाद में स्टालिन सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया कोर्ट में कि अगर हम जो दीपक है उसको जलाने की अगर अनुमति देते हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब हो सकती है और कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना स्टालिन सरकार की तरफ से की गई। स्थानीय विवाद और झड़पें भी वहां पर हुई, जिसके बाद में अब हाईकोर्ट की तरफ से आज पूरा मामले को लेकर की पूरा फैसला सुना दिया गया है और दीप जलाने की अनुमति दी गई है। हाईकोर्ट की राज्य सरकार के रवैये पर सख्त टिप्पणी भी जताई। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अक्षय नाथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। अक्षय, सीधे तौर पर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो स्टालिन गवर्नमेंट ने किस तरीके से सनातन विरोधी बयान तो वो इससे पहले कई बार दे चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर के और सीधे तौर पर जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं वो इस दौरान कहीं नजर नहीं आती स्टालिन गवर्नमेंट की, जिसको लेकर के जो कोर्ट है उसने भी बयान दिया। कृतिका, हम देख रहे हैं कि यहाँ के तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट के मदुरई बेंच ने ये ऑर्डर दिया है, ये बोल के कि राज्य सरकार और तमिलनाडु के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये दीपस्तंभम माने कि जहाँ पे वो दीप जलाएंगे कार्तिक मास में यहाँ के सुब्रमण्य क्षेत्र जो है तिरुपुरम कुंज में, और ये बहुत ही बड़ा उत्सव होता है यहाँ के लोगों के लिए और सिर्फ एक दिन के लिए ही होता है ये आक्रोश और उस दिन के लिए ये जो बैन और ये विरोध जो राज्य सरकार ने दिया था, यहाँ पे देखा गया था कि मद्रास हाईकोर्ट ने उसके लिए परमिशन भी दिया था। पर उसके अलावा भी राज्य सरकार और यहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने मना किया था। अभी मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाईकोर्ट ने पहले जो ऑर्डर दिया था मद्रास हाईकोर्ट ने वो अपहोल्ड करके बोला है
कि सिर्फ एक दिन के काम के लिए एक जो वक्त है उनके लिए डेफिनेटली उनके भक्ति के लिए टाइम देना पड़ेगा। और बिल्कुल। की पॉइंट ये बोला है कि देवस्थान के जो मेंबर्स है पहले ही यहाँ के जो कलेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि कौन लोग वहां पे जाके वो दीप स्तंभ में दीप जलाएंगे। और ये भी कहा गया है कि पब्लिक को, जनरल पब्लिक को वहां पे जाने के लिए मना है। पर ये जो सिर्फ एक ही दिन में, साल में एक ही दिन पे आता है ये फेस्टिवल, तो वो टेकिंग फॉरवर्ड वो करना पड़ेगा। और ऐसे राज्य सरकार और यहाँ के जो ऑफिशियल्स है वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक वक्त या यहाँ के जो हिंदुओं के जो डीप कनेक्ट जो है उनके लिए, सुब्रमण्य स्वामी के लिए, वो जी। किसी को भी मना नहीं करना चाहिए। तो यही बोला गया है। और इस जो ऑर्डर आया है उसके पहला लाइन ये होता है कि गॉड ने बोला कि लाइट दे और लाइट आ गया। तो कौन रोक सकता है ये लाइट को? लेकिन अक्षय, अगर हम देखें तो आखिर स्टालिन गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाने के पीछे क्या कुछ वजह बताई? और यहाँ पे जो राज्य सरकार ने बोला कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग आएंगे, पब्लिक की जो इंटेंसिटी होगा वो कंट्रोल करने में ज्यादातर डिफिकल्टी हो जाएगा। तो इसीलिए जो राज्य सरकार और यहाँ के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने मना किया कि ये इवेंट बहुत ही ज्यादा लोग आने वाले की पॉसिबिलिटी होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कारण बोल के इस इवेंट को मना किया था। पर अभी ये क्लियर हो गया है कि सिर्फ एक दिन के लिए अगर राज्य सरकार जो इतना स्ट्रांग है तमिलनाडु में, इनको एक प्रोटेक्शन एक दिन के लिए अगर नहीं दे सकते हैं, क्यों नहीं, यही सवाल उठाया है हमारे माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने। इसके साथ ही अक्षय, अभी कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर एमके स्टालिन पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आए और कहा कि एमके स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि लगातार हिंदुओं के विरोध में, सनातन के विरोध में बयान देते हैं। यहाँ के जो लोकल लीडर्स भी हैं बीजेपी के, वो भी यही बोल रहे हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट बहुत ही कम्युनल एक्ट करने के लिए पॉसिबिलिटीज कर रहे हैं, स्पेशली डीएमके, क्योंकि उनके कई सारे जो वोटर बैंक है वो मुस्लिम पॉपुलेशन होता है। तो इसी की वजह से हिंदुओं को या यहाँ के सनातन बिलीफ्स को पुश करने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज और कोशिश हो रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है कई सारे सनातन धर्म विरुद्ध स्टेटमेंट यहाँ के जो सीनियर लीडर्स है डीएमके की, वो कई सारे बार बोला गया है। तो ये पहली बार नहीं है जब एक हिंदू फेस्टिवल या सनातन फेस्टिवल को ऐसे एक रिसीवेंट या ऐसे एक सिचुएशन में डाला गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में आगे और अगली प्रमुख खबर का रुख करते हैं। और अगली प्रमुख खबर है देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में बीते कल 5 जनवरी की आधी रात को छात्रों ने काफी हंगामा कर दिया, काफी बवाल वहां पर मचाया गया। जेएनयू के कैंपस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के बाद छात्रों ने बीते कल ये विरोध प्रदर्शन किया, काफी हंगामा जेएनयू के कैंपस में किया गया। और ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन था वो था साबरमती हॉस्टल के बाहर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आ चुका है। जेएनयू में लगे इन नारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस समय हमलावर है और बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जेएनयू में आधी रात का ये बवाल। जेएनयू में आधी रात को ये पूरा बवाल हुआ है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री और साथ ही होम मिनिस्टर को लेकर के विवादित टिप्पणी की गई, नारेबाजी वहां पर की गई है। और साथ ही जो उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो अर्जी खारिज होने को लेकर के ये नारेबाजी की गई, इन दोनों का सपोर्ट किया गया है। बीते कल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की बेल अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसके बाद में बीते कल की ही बात है, कल रात को जब ये पूरा बवाल जेएनयू के कैंपस में देखने को मिला है। जो वीडियो सामने आया है वहां से जुड़ा हुआ वो है मात्र 35 सेकंड का, और इस 35 सेकंड के वीडियो में कई सारे देश विरोधी बयान भी दिए गए, नारे लगाए गए हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुस्सा फूटा है और
आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब जेएनयू में देश विरोधी नारों की गूंज सुनाई दे रही हो। इससे पहले साल 2010 में भी और 2016 में भी इस तरीके की नारों की गूंज सुनाई दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अलग अलग और साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्रियों की तरफ से अलग अलग बयान इस वक्त सामने आया है। क्या कुछ कहना है उन सभी का, एक बार वो आपको सुनाते हैं। एनडीए की सरकार है, यहाँ पे हंगामा करने वाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता। दंगाइयों का ये स्थान जेल में है, दंगाई जेल में रहेंगे। सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और तपोले बिलबिला रहे हैं। ये जो लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, नक्सलवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं, दिल्ली के खिलाफ साजिश रचने वाले दंगाइयों को सुप्रीम कोर्ट पहचान चुका है और उनको कठोर सजा देने का रास्ता खुल चुका है। देश की न्याय प्रणाली है और उस न्याय प्रणाली से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सरकारें भी बाध्य हैं उस न्याय को मानने के लिए। तो अब ऐसी स्थिति में जो है उस न्याय का इस तरीके से विरोध करना और जो है इसमें कोरी कोरी राजनीति करनी, इसका मतलब आप देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा को टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। This way of slogan unnecessarily create trouble. I think they should be careful in raising slogan when their government attitude against democracy is so stiff. I think they should be very careful in raising slogan. पहले पृथ्वीराज चौहान, हुसैन दलवाई, बृंदा कराज जैसे लोगों ने उमर खालिद को मासूम बताया और अब सुप्रीम कोर्ट, और केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ लेफ्ट कांग्रेस इकोसिस्टम के लोग जेएनयू में मारने के नारे लगाते हैं, कहते हैं कि कब्र खुदेगी मोदी और अमित शाह जी की। ये दिखाता है कि ये भारत विरोधी अर्बन नक्सली गैंग है जो हमेशा उमर शर्जील जैसे टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है और वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर रखता है। और इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर भी सामने आ चुकी है, जहां आपको बता दें कि जेएनयू प्रशासन की तरफ से दिल्ली पुलिस से अनुरोध किया गया है, एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र में लिखा है कि आपत्तिजनक और भड़काऊ नारेबाजी मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के अभी तक किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन अब जेएनयू प्रशासन की तरफ से यह पत्र लिखा गया है दिल्ली पुलिस को। और दरअसल ये पूरा जो 35 सेकेंड का वीडियो है वो सामने आया और इस वीडियो के सामने आने के बाद में ये पत्र जेएनयू प्रशासन की तरफ से लिखा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मोहित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जेएनयू से जिस तरीके का जो विवादित वीडियो इस समय सामने आया, जिस तरीके से देश विरोधी नारे वहां पर लगाए गए हैं, इस पूरे मामले को लेकर अब जेएनयू प्रशासन ने ही दिल्ली पुलिस को पत्र लिख दिया है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूंगा कि कल रात लगभग 10 बजे के आसपास जेएनयू के अंदर साबरमती हॉस्टल के पास लगभग 30 से 35 स्टूडेंट इकट्ठे होते हैं और ये जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित ये लोग जिस तरीके से ऐसा पूर्व में भी करते रहे हैं और कल जो वाकया हुआ है वो काफी शर्मनाक है। इसकी जितनी निंदा की जाए, इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। और उसका आप समझिए कि वहां पर देश विरोधी नारे लगाए गए, वहां पर ऐसे विवादित नारे लगाए गए जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूं। आप समझिए कि वो उसका जिक्र करना भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। आप समझिए कि इस पूरे मसले के बाद क्या होता है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बसंत कुंज थाने में एक एफआईआर देते हैं जिसमें इस सारी चीजों का जिक्र किया जाता है, बाकायदा उसमें नाम दिए गए हैं, उसमें जो लेफ्ट संगठन है उनके नेताओं के नाम दिए गए हैं और बाकायदा नामजद एफआईआर के लिए ये रिक्वेस्ट दी गई है बसंत कुंज थाने में। और आप समझिए कि ये जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है इसका विवादों से बहुत पुराना नाता है। साल 1980 की बात कीजिए, आप 2014 की बात कीजिए, 2016 की बात कीजिए, 9 फरवरी 2016 का जिक्र तो पूरे देश क्या दुनिया ने देखा, 7 समुंदर पार हमने देखा कि कैसे किस तरीके से शर्मनाक वो हरकत हुई थी। देश को बांटने की साजिश की जा रही थी, टुकड़े टुकड़े गैंग उस समय किस तरीके से एक्टिव था। और उसके बाद आपने देखा कि साल 2019, उसके बाद साल 2020 की घटना और अब आप समझिए कि छठी बरसी
पर इस तरीके की चीजें सामने आना, और वो भी कब? शर्जील इमाम, उमर खालिद कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा देशभक्ति की बातें कर रहे हो, जो देश को बांटने की बात कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसे वो लोग जब उनकी जमानत याचिका खारिज होती है तो उस बौखलाहट में उनके समर्थन में ये नारेबाजी होती है। आप समझिए कि ये नारे बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसकी जितनी मजम्मत की जाए ये कम है। और आप समझिए कि आप इस पे सुरक्षा एजेंसियां हो, दिल्ली पुलिस है, हर कोई सतर्क है। इस पे जो भी जो न्याय संगत एक्शन होगा, जो इस पर आगे की कार्रवाई होगी वो की होगी। और आप समझिए कि ये कार्रवाई इतनी कड़ी और बड़ी होगी जो आगे कहीं ना कहीं एक नजीर बनेगी, मिसाल बनेगी, और ऐसे लोगों को समझ में भी आएगा कि अगर आप देश को बांटने की साजिश करते हैं तो फिर वो देशद्रोह की श्रेणी में ही आता है। और दिल्ली सरकार में मंत्री आप कपिल मिश्रा को सुनिए, आप आशीष सूद को सुनिए, सुबह मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा यह देशद्रोह के तहत इस मामले को दर्ज किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। और अगली महत्वपूर्ण खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है और जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई, तो वहीं महज 18 दिनों के भीतर बांग्लादेश में 6 हिंदुओं का मर्डर हो चुका है। दरअसल बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार का जो ये सिलसिला है वो जारी है। और यहां जारी अशांति के बीच हिंदू समुदाय के लोगों की एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। इस बार मणि चक्रवर्ती नाम के शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ एक विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कुल मिलाकर बांग्लादेश हिंदुओं के लिए इस समय नर्क बनता जा रहा है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक और हिंदू की हत्या। तो बांग्लादेश में बर्बरता जो है वो इस वक्त चरम पर है और हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नर्क बनता जा रहा है। हिंदू व्यापारी राणा कांति बैरागी पर भी हाल ही में हमला किया गया, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जैसौर में बदमाशों ने फायरिंग उनके ऊपर की। 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं पर ये हमले हुए, एक के बाद एक। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। और ये मामला कोई अभी का नहीं है, लगातार इस तरीके के मामले पिछले कई दिनों से सामने आ रहे हैं। फायरिंग के बाद में पूरा जो माहौल है वहां पर दहशत का बन चुका है। राणा की बर्फ बनाने की फैक्ट्री थी और दैनिक बीडी खबर के कार्यकारी संपादक भी राणा थे। तो ऐसे में ये जो हमले किए जा रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक भी है, लेकिन इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो इन हमलों को रोकने में और हिंदुओं को सुरक्षा देने में बिल्कुल ही पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जहां एक तरफ ये पूरा मामला सामने आया, वहीं दूसरी तरफ एक महिला के साथ हैवानियत का भी एक मामला इस समय सामने आया है। जहां आपको बता दें कि झेनेदाह में हिंदू महिला के साथ ये गैंगरेप की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों पर इस पूरे मामले में केस भी दर्ज किया जा चुका है और पीड़िता के आरोपियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रेप के बाद में पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की गई, उसके बाल काटे गए, उसका पूरा वीडियो बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि उस महिला पर, पीड़िता पर क्या गुजरी होगी, कितनी बर्बरता इस समय बांग्लादेश के अंदर हो रही है। हॉस्पिटल में इस वक्त पीड़ित महिला एडमिट है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है और 2 साल से आरोपी जो है वो उसे लगातार परेशान कर रहा था, जिसके बाद में इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। लेकिन लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जो ये अत्याचार है वो बढ़ता जा रहा है और ये मोहम्मद यूनुस की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने में, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की मौत हुई, जिसका एक कई उसमें हमलों में वीडियो भी सामने आ चुके हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू की मौत की गई, उसकी मौत हो गई। और साथ ही आपको बता दें कि नरसिंदी जिले में हिंदू दुकानदार की यह हत्या की गई है, जहां कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार से शख्स पर हमला किया। 40 वर्ष के शरत चक्रवर्ती मणि की मौके पर ही मौत हो गई। बढ़ती हुई जो लगातार हिंसा के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या वहां पर की गई, जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा करने वाला क्या वहां पर कोई नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ढाका से नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करेंगे। नवल संघ परमार, अपने आप में कई सारे सवाल इस समय खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बर्बरता की हर रोज कहानियां सामने आ रही है, मात्र 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर देना।
जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी की जो हालत है अभी, उसमें बहुत ही बुरी तरीके से डर का और दहशत का मामला है, क्योंकि पिछले 18 दिनों में जो भी वारदातें हुई, उसमें से ज़्यादातर लोग पेशेवर हैं और 30 से 40 की उम्र के नौयुवान युवान हैं, और जो अपने परिवार के लिए ब्रेड अर्नर है, परिवार का आधार स्तंभ है। ऐसे लोगों की काम से वापस आने के टाइम पे, या काम पे हो, या जब अपना शॉप क्लोज करके वापस आ रहा है, या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो जब अपना मेडिकल स्टोर से वापस आ रहा है, ऐसे में उनकी हत्या होती है। मतलब ये प्लानिंग के साथ हो रहा है। जो भी हत्याएं हुई है, ऐसा नहीं है कि मुठभेड़ हो गया और हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी वारदात हुई है उसको पूरा प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है। और पिछले 24 घंटे में जो 2 घटनाएं हुई, जेसुर में जो एक ये राणा जो बैरागी है, राणा क्रांति बैरागी, उनकी कल रात को गोली मार के हत्या की गई शाम को। और रात को 11 बजे ढाका के पास में ही, ढाका का सबब एरिया नरसिंगडी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मणि चक्रवर्ती जो है ग्रोसरी शॉप ओनर है, उनको जब वो वापस जा रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने उसको मार के, धारदार हथियार से मार के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये देखा जाए तो एक तरीके से डर का माहौल है। और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है बांग्लादेश में, डॉक्टर यूनुस के नेतृत्व वाली जो एडमिनिस्ट्रेशन एकदम चरमरा गया है, हालत बहुत खराब है लॉ एंड ऑर्डर का। और उसको लेके पुलिसिंग की जो है, जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा मेजर्स नहीं लिया जाता कि पेट्रोलिंग हो, पुलिस रोकथाम हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी वजह से जो धर्मांध लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट टाइप के लोग हैं, वो फ्रीली अपना जो एजेंडा है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई किसी को डर का माहौल नहीं। जैसे वो गैंगरेप, कथित गैंगरेप वाला मामला है, उसमें 5 दिन बाद पुलिस फरियाद होती है। 31 तारीख की वारदात हुई है, वो 5 तारीख को कल जाके उसकी फरियाद हुई। तो ये है लॉ एंड ऑर्डर का जो है सिचुएशन यहाँ का। यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उनके सपोर्ट से वो सत्ता में आए हैं, और उनके सपोर्ट से सत्ता में बैठे हुए, और उनके साथ में जो सत्ता में जो एडवाइजर वगैरह है, उसमें भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं। तो उन्होंने जो भी पुलिस फोर्स या सीनियर ऑफिसर जो भी डिप्लॉयमेंट हुआ है पूरे बांग्लादेश में, वो उनके द्वारा किया गया है। जो इनके सपोर्टर, फंडामेंटलिस्ट सपोर्टर जो एडवाइजर वगैरह है, उनके द्वारा। तो उसकी वजह से वो लोग कुछ उनके ऊपर, जो फंडामेंटलिस्ट है, उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते। अगर कुछ हत्या होती है या कुछ वारदात हो जाती है, तो वो जो आरोपी है वो इजीली छूट जाते हैं, उनको डर नहीं है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटलिस्ट के सपोर्ट से यूनुस का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, और उनके सत्ता में उनके साथ जो सहयोगी है एडवाइजर, उसमें भी उनके कनेक्टेड लोग बैठे हुए। इसकी वजह से पुलिस के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है। दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। ना तो पुलिस का मनोबल मजबूत है, क्योंकि शेख हसीना का अपदस्थ करने के बाद से जो पुलिस के ऊपर एट्रोसिटी हुआ है, तो पुलिस का मनोबल भी इतना गिरा हुआ है, क्योंकि 2-3 महीने तक तो 1/3 पुलिस स्टेशन खाली थे बांग्लादेश में। तो ऐसी स्थिति में कोई जवाबदेही नहीं है, जवाब देने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। तो माइनॉरिटी के लिए हालात जो है वो बहुत ही खराब है। और ऐसे में जब इलेक्शन आ रहा है, तो इलेक्शन रिलेटेड जो है वो वारदातें और होगी। कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के या जो लिबरल लोग हैं, उनको डराने धमकाने के लिए भी ये वायलेंस का यूज हो रहा है। ऐसा भी लोगों का मानना है कि वायलेंस का इंटिमिडेशन के लिए यूज हो रहा है। पॉलिटिकल लीडर जो है खुलेआम चेतावनी देते हैं कि आपको वोट करना है तो इस तरीके से करना होगा, या तो वोट नहीं करना है। कुल मिलाकर चुनाव का समय, लेकिन ऐसे समय में डर का माहौल बनाने की कोशिश इस वक्त बांग्लादेश के अंदर नजर आ रही है, और खासतौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो इस समय डर के माहौल में जीने को मजबूर है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज पंच में हमारी चौथी प्रमुख खबर का। एम्स से जुड़ी हुई है चौथी प्रमुख खबर, जहां आपको बता दें कि एम्स में, दिल्ली का जो एम्स है, वहां पर ज्यादातर मरीज गंभीर हालत में ही आते हैं, और कुछ मरीजों का लंबा इलाज भी चाहिए होता है, लेकिन बार बार तारीखें मिलने की वजह से वो अपने घर भी नहीं लौट पाते और उन्हें वहीं पर ठहरना पड़ता है। अब ऐसे में बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे मरीजों को बाहर कड़कड़ाती ठंड में सड़क या फुटपाथ पर रात गुजारने की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एम्स के आपको बता दें कि आश्रय स्थल अब शुरू किया गया है, जिसमें मरीजों और उनके परिजनों को रुकने के लिए करीब 1500 बेड की क्षमता इसमें है। और तो और
इन आश्रय स्थलों में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में रोजाना के खर्च पर न केवल वो ठहर सकते हैं, बल्कि आराम से 2 वक्त का गर्म खाना भी वो खा सकते हैं। आखिर क्या है एम्स की आश्रय सुविधा, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं एम्स में शुरू हुआ आश्रय सुविधा। तो एम्स की आश्रय पहल इस वक्त शुरू की गई है, खासतौर पर गरीब तबके के लोग जो एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं लेकिन दिल्ली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये खासतौर पर आश्रय सुविधा शुरू की गई है। एम्स की सीआरपीएफ के साथ ये नई पहल है सर्दी में मरीजों के लिए, जिससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत इसके जरिए मरीजों को मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब जो मरीज हैं वो रात में भटकते हुए नजर नहीं आएंगे, उन्हें रात में सड़क पर या फुटपाथ पर अपनी रात नहीं गुजारनी होगी। एम्स में आधी रात की लाइन जो है वो अब खत्म हो जाएगी इसके जरिए, और अब रात को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा मरीजों को और साथ ही उनके जो परिजन हैं, क्योंकि आश्रय स्थल पर ओपीडी रजिस्ट्रेशन का टोकन भी आपको इसके साथ ही मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी सुविधा दी गई है कि इलेक्ट्रिक बस, टोकन सिस्टम और मुफ्त कई सारी सुविधाएं हैं। मात्र 20 रुपए के अंदर वो वहां पर ठहर भी सकते हैं और भोजन भी कर सकते हैं, गर्मा गर्म भोजन भी उन्हें मिलेगा। तो एक बड़ी और अच्छी पहल ये एम्स की तरफ से शुरू की गई है। लेकिन इसके साथ ही जो आश्रय स्थल है वहां पर सुविधाओं का पूरा पिटारा है। क्या कुछ सुविधाएं आश्रय स्थल पर मिलने वाली हैं मरीजों और उनके परिजनों को, वो आपको बताते हैं। क्योंकि इन आश्रय स्थल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बस से आश्रय स्थल तक ले जाने की पूरी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। पंजीकरण प्रक्रिया भी सुचारू और व्यवस्थित इसके जरिए हो रही है। अस्पताल में जो भीड़ लगातार लग रही थी, लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिल रही थी, उन पर एक तरह से कंट्रोल हो जाएगा। उसको लेकर के एक रणनीति और साथ ही करीब 250 लोगों के ठहरने की क्षमता विश्राम सदनों में है और एक साथ 1500 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। 1500 बेड यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं। यहाँ पे फ्री यानी कि मुफ्त भोजन आपको मिलेगा, कंबल की सुविधा आपको मिलेगी, शौचालय की सुविधा आपको मिलेगी और इसके साथ ही मरीजों के आगमन के आधार पर टोकन नंबर भी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके लिए आपको ओपीडी के लिए जो लंबी लंबी लाइनें हैं आपको वहां पर नहीं लगना पड़ेगा। अब इसको लेकर के आखिर क्या कुछ परिजनों की तरफ से, जो परिजन पहुंच रहे हैं मरीजों के, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है और साथ ही एम्स के निदेशक एम श्रीनिवास की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। सुविधा है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी ऑनलाइन डैशबोर्ड में भी दिख जाएगा आपको, और विश्राम सदन का भी आपका पब्लिक डोमेन में है, डैशबोर्ड में अवेलेबिलिटी है, वो लोग वहाँ से बुकिंग ले सकते हैं। और विश्राम सदन में ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 1500 बेड्स का सुविधा बनाया गया है अस्पताल के लिए। मेन कैंपस में, ट्रॉमा सेंटर में, एनसीएचजेजर में कुल मिला के हमारे पास आज के दिन में 1500 बेड्स का कैपेसिटी है पेशेंट्स का अटेंडर के रहने के लिए। यहाँ मेरे बेटे का इलाज हो रहा है, उससे ब्रेन ट्यूमर है, जो कि ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन 7-8 घंटे का ऑपरेशन था, वो सक्सेस हो गया है। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा लगा। रूम की फैसिलिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है और फिर यहाँ पे हमने खाना भी खाकर देखा तो यहाँ का खाना भी काफ़ी अच्छा है। बहुत आराम मिला हमको यहाँ पे आकर, यहाँ पे अच्छा लगा हमें आकर। तो वाकई गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवांशु इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। दिवांशु, क्या कुछ ताज़ा अपडेट और जिस तरीके की तस्वीरें भी हमने दिखाई, कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग इस वक्त दिल्ली में आकर के एम्स में इलाज करा रहे हैं अपना और अपने परिजनों का, उनके लिए खासतौर पर ये राहत भरी खबर है, क्योंकि वो दिल्ली में रहना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे में मात्र 20 रुपये के अंदर ठहरने की भी सुविधा और खाने की भी सुविधा। जी बिल्कुल कृतिका, जिस तरह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ऐसे में एम्स ने बेहद खास ये तैयारियां की हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो कि बाहर से आकर दिल्ली में इलाज कराते हैं। जो मरीज़ हैं, उनके परिजन हैं, जो तीमारदार हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर सड़कों पर सोना पड़ रहा था, लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए एम्स ने ये खास तैयारियां की हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एम्स की तरफ से और सीआरपीएफ दोनों के कोलैबोरेशन से करीब 250 बेडेड का ये आश्रय सदन जो है वो बनाया गया है, जो कि पिछले करीब 1-1.5 महीने से जो है काम कर रहा है। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मरीज़ और उनके तीमारदार हैं वो आकर रहते हैं। इसके अलावा एक लंबे वक्त से जो एम्स है उसका एक और हम कह सकते हैं कि स्थल है जहाँ पर करीब 1500 लोगों की रहने की व्यवस्था है। तो करीब 1750 की कैपेसिटी है एम्स के पास, और जो लोग इसकी बुकिंग कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बाहर से आते हैं और उनकी ओपीडी की जो टाइमिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और उनको
उनको दिल्ली में ही कुछ दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एम्स ने ये जो है वो फैसला किया है। फिलहाल ये सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ पर न केवल ठहरने की व्यवस्था है बल्कि खाने से लेकर वॉशरूम से लेकर बाकी सुविधाएं जो हैं वो भी देखी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।